3-4 चीज़ें बहुत मुश्किल है जिनको डिफाइन किया जाए। जैसे कल्चर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, नेशन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, स्टेट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे सिविलाइजेशन को भी डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन जो सेटल्ड एग्रीमेंट है जनरली स्पीकिंग एकेडमिक दुनिया में, वो ये है कि कोई भी कल्चर जब अपने बेस्ट सेल्फ, जो बेस्ट मतलब ये नहीं होता वो अच्छा होता है, यानी कि उसका जो बेस्ट है रिलेटिव टू द कल्चर इटसेल्फ, जब वो अपनी एक बेस्ट स्टेट में चला जाता है, तो वो बुनियादी तौर पे उसको हम कहते हैं कि ये अब एक सिविलाइजेशन है। और वो एक साइकिल होता है कि एक सिविलाइजेशन राइज करती है, यानी कि कल्चर जो है वो डेवलप होता है, ह्यूमन कंडीशंस जिस तरह से वो डेवलप करते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ समेत उसके, तो उसके बाद फिर वो अपने पीक पे जब चला जाता है तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। वो सिविलाइजेशन फिर फ्लरिश करती है और उसके बाद उसका एक डिक्लाइन आता है। तारीखी तौर पे इंसानों में ऐसा ही रहा है कि एक वक्त में एक या एक से ज़्यादा सिविलाइजेशंस जो हैं वो रही हैं, डोमिनेंट रही हैं, कोई दुनिया के एक हिस्से में, कोई दूसरे हिस्से में, कभी-कभी वो एक-दूसरे के नेबर्स भी रही हैं, ऐसा भी रहा है। लेकिन जो एवरेज एज है किसी सिविलाइजेशन की, सारा यानी कि अगर कैलकुलेट करें, तो वो बनती है 336 ईयर्स, 336 बरस। 336 बरस यानी मैं ये नहीं कहता कि हर सिविलाइजेशन ऐसी रही है, कुछ सिविलाइजेशंस जो हैं वो इससे भी ज़्यादा रही हैं, कुछ उससे कम रही हैं, तो एवरेज अगर उसकी हम कैलकुलेट करें तो वो 336 ईयर्स बनता है। ये नेचुरल बात है कि वो 336 साल के बाद उन्होंने एवरेज खत्म इसलिए हो जाती है कि इट हैज़ नथिंग फर्दर टू ऑफर। आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी होती हैं। लेकिन एक सिविलाइजेशन जब खत्म हो जाती है, तो उसको रिवाइव करने का आइडिया, अनलेस कि उसमें इस कदर आप उसको इवॉल्व करें, ये कभी भी फ्रूटफुल नहीं हुआ करता। बट देन देयर इज़ आल्सो अनदर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि अगर आपने इवोल्यूशन को माफ़ी चाहूँगा, अपनी सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया, तो फिर जो कंटेम्परेरी चल रही है उसी को ही आप मान लें। क्योंकि जब आप चेंज करेंगे तो उसे किसी न किसी और सिविलाइजेशन की रोशनी में करेंगे। तो जिस सिविलाइजेशन की रोशनी में कर रहे हैं आप उसी को ही मान लें। उसको रिवाइव करने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और अगर आप उसी को ही लेके आएँगे तो पहले आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जिनकी वजह से वो खत्म हुई थी। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हिंदुइज़्म की मिसाल के तौर पे, आगे हमने बात की कि हिंदुइज़्म में अगर सिविलाइजेशन अगर वो खत्म हुई है, तो आज के दौर में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि आइदर उस सिविलाइजेशन को उसके प्योर फॉर्म में हम रिवाइव करें या हम उसको हेवीली मॉडिफाई करें। पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि अगर उसको प्योर फॉर्म में उसको हम रिवाइव करें, तो जो कुछ सनातन स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, जो पिछले कुछ 6-8 हफ्ते से हम लोगों के सामने भी लेके आ रहे हैं। अब सनातन धर्म के लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि केवल हमारी किताबों में लिखा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसको मान लें। और माइंड यू कि हम बात रिलीजन की यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सिविलाइजेशन जब वो वापस आएगी तो वो इस स्क्रिप्चर को उससे हम जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें उसकी जो तारीखी एविडेंस है वो स्क्रिप्चर से ही हमें मिलता है। तो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि एक कोई खातून है जिनके इतने-इतने मर्दों के साथ रिलेशनशिप रहे, कोई एक उनके कल भी सैम भाई एक बात कर रहे थे कि अगर और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ जिससे किसी भी सनातनी को ऑफेंस हो के किसी आदमी की वाइफ है, अगर वो अपने भाई के साथ अगर उसको बच्चा पैदा करके दे देती है, तो इसको रिलीजियस प्रोटेक्शन है, ये गुनाह नहीं है। यानी ऐसी प्रैक्टिसेस तो दुनिया भर में होती हैं, लेकिन वो उसको एक कल्चरल सिविलाइजेशनल प्रोटेक्शन है उसको। तो अब ये छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि इनको लेके अगर हम उसको हम दोबारा से लेके आएँ, तो क्या आज ये एक्सेप्टेबल होगा आज की दुनिया में ये? दूसरा ऑप्शन है कि अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो फिर उसको हमने हेवीली मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करना है तो किस सिविलाइजेशन की रोशनी में करना है? कोई ना कोई तो होगी, इट्स नॉट अप टू मी कि मैं कहूँ कि फलाँ सिविलाइजेशन की रोशनी में करें या फलाँ में करें। भई कोई ना कोई तो होगी ना। अब जब आप उसकी रोशनी में करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको खुद से बेहतर मान रहे हैं। जब उसको बेहतर मान रहे हैं तो उसी को आप मान लें। क्योंकि देखिए, सिविलाइजेशन को रिवाइव करना ये कत्ल-ओ-खून इससे सामने आता है, और यानी कोई जज़्बाती बातें नहीं हैं ये। ये सारी की सारी एविडेंस के साथ ये आपको मिल जाएँगी। हिटलर ज़्यादा बदनाम आदमी है इसलिए कि उसकी जो जंग थी उसमें जो पार्टिकुलरली जो हॉलोकॉस्ट था, वो एक इंतहाई गैर इंसानी अमल था, तो उसपे दुनिया को अफ़सोस ज़्यादा है, देयरफॉर उसकी बात ज़्यादा की जाती है। लेकिन हिटलर एक्चुअली इंस्पायर था मुसोलिनी से, और वो अपने लाशऊरी तौर पे ना वो मुसोलिनी ही बनना चाहता था। इस कदर कैरिज़मेटिक लीडर था मुसोलिनी कि जब वो तकरीर शुरू करता था तो डुचे या डउ से इटालियन प्रोनंसिएशन में लोग हज़ारों लाखों का मजमा होता था, और वो अपनी जो है ना वो सीनों को पंप कर रहे होते थे, और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुसोलिनी का आइडिया ये सारा कहाँ से था? वो रोमन सिविलाइजेशन को रिवाइव करना चाह रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम एक छोटा-सा मुल्क बन गए हैं, इटली। दैट्स नॉट गुड इनफ। हमारा एक सिरा जो है वो हुआ करता था, जो अरमाइक रीजन्स हैं, वहाँ पे हमारा कब्ज़ा होता था। दूसरा हमारा नॉर्थ अफ्रीका पे होता था। तीसरा हमारा हेड्रियंस वॉल मैनचेस्टर, इंग्लैंड के मिडल में है। कहाँ रोम, कहाँ पे मैनचेस्टर, आप अंदाज़ा अंदाज़ा कर लें आप। बीच में थोड़ा-सा अगर प्रॉब्लम हुआ तो गॉल से हुआ, जो मौजूदा फ्रांस है, या जर्मनिया से हुआ, जो मौजूदा जर्मन रीजन्स हैं, कुछ ऑस्ट्रिया के, कुछ हंगरी के। लेकिन ओवरऑल तसल्लुत नहीं कहीं रहा। तो वो उस सिविलाइज़ेशन को रिवाइव करना चाहता था, तो उसके नतीजे में 60 लाख लोगों का कत्ल हुआ। ये हुआ करता है जब आप किसी सिविलाइज़ेशन को आप जब दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रीफली मैं कहूँगा कि शायद हमारे कोई कॉलर आके बात कहें, तो मैं चाहता हूँ मैं उसको पहले से एड्रेस कर दूँ कि हम क्यों इस्लामिक सिविलाइज़ेशन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? दैट बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? हम भी तो कहते हैं, एंड द सिंपल आंसर इज़ कि हमारी सिविलाइज़ेशन हमारे रिलिजन से इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई।
हमें दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने का कहा गया है। हम जो सिविलाइज़ेशन है, वो डिराइव की है अपने रिलिजियस प्रिंसिपल्स पे। तो हम ये कहते हैं एविडेंस की बेस पे कि दुनिया में जिस किसी ने भी अपने रिलिजन को छोड़ा है, उसने तरक्की की है। ये एविडेंस है, राइट? अगर हिंदू भारत में अगर मुफ्ती साहब का मुल्क में अगर तरक्की हुई है, तो वो हिंदुइज़्म को सामने रख के नहीं हुई है। राइट। क्योंकि हिंदुइज़्म में तो ये मशीन, ये मटीरियल चीज़ें तो वैसे ही अच्छी नहीं समझी जाती। बॉलीवुड जो प्राइम प्रोडक्ट है इंडिया का, उसमें क्या हिंदू धर्म की या इंडियन कल्चर की कौन-सी बात की जाती है? कुछ भी तो नहीं, सारे का सारा वेस्ट रंग ही चेंज है। बाकी म्यूज़िक वही, बेहयाई, शर्म वो सब कुछ अब सारा वैसे ही है। तो उन्होंने जितनी भी तरक्की की, वहाँ पे उन्होंने अपने सनातन धर्म को, अपनी सिविलाइज़ेशन को छोड़ा, तो तरक्की की। यहूदियों में ऐसा ही हुआ, 2000 साल भटकते रहे और उसके बाद फिर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, वो तो आज भी उसी फ़ॉर्मूले पे कायल हैं, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने छोड़ा, इसराइल बना लिया। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ इसीलिए उसके खिलाफ है कि खुदा का फैसला है कि क़यामत तक हमें दर-बदर फिरना है, इन लोगों ने क्यों इसराइल बना दिया? लेकिन मुल्क बनाना एक तरक्की की अलामत है, तरक्की कर ली उन्होंने। वेस्ट में जैसे-जैसे उन्होंने अपनी पुरानी सिविलाइज़ेशन को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने मटीरियलिस्टिक तरक्की की, उसकी मैं बात करूँगा। उन्होंने बिल्कुल की कि जहाँ पे भी देख लें कि जिस किसी ने अपनी सिविलाइज़ेशन जो खत्म हो रही थी, मज़हब था, उसको छोड़ दिया, उन लोगों ने तरक्की की। इस्लाम एक वाहिद सिस्टम है कि जब तक हम लोग प्रैक्टिकली अपने दीन के साथ जुड़े हुए थे। हम डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करते थे, सर्जन भी करते थे, फिलोसोफर्स भी करते थे, साइंटिस्ट करते थे, पॉलीमैथ्स करते थे, मैथमेटिशियंस करते थे। जैसे-जैसे हम लोगों में तानाशानी आती गई, वैसे-वैसे हम लोग डिक्लाइन करते आज यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो हम तो एविडेंस की बेस पे कहते हैं कि हम दुनिया का वाहिद तबका है कि जिसने अपनी प्योर वो सिविलाइजेशन जो इस्लाम से डिराइव की गई थी, जब वो उससे पीछे हटा, तो उसकी तरक्की खत्म हो गई। तो देयरफॉर वी हैव अ वेरी स्ट्रांग केस टू मेक। लेकिन आज चूंकि हमारा प्रोग्राम वो स्पेशलिस्ट किसी रिलीजन पे नहीं है, ये मैंने ज़िमनी तौर पे बात इसलिए की कि इस पे मुझे अंदाजा है कि सवाल आएंगे। जनरली स्पीकिंग जो सिविलाइजेशन का है, वो मुफ्ती साहब ने जो बात कही है कि जब भी आप किसी सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की बात करते हैं, जब भी किसी को, इवन आज भी तो आप देख लें कि जो हिटलर का आइडिया है दुनिया में, जब उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, अगरचे वो उस तरह से सिविलाइजेशन नहीं बनी थी, लेकिन वो सिविलाइजेशन तो बनाना ही चाह रहे थे ना एक, जो उसके जो उस सिस्टम के जो मानने वाले थे, वो लोग तो खत्म हो गए। लेकिन आज अगर हम सिर्फ आगे मैंने एग्जांपल दी थी मुफ्ती साहब के साबका मुल्क की, अब मैं एग्जांपल दूं उनके मौजूदा मुल्क की। रिचर्ड स्पेंसर जो ऑल्ट राइट का लीडर है, वो क्या करना चाह रहा है? वो उसी सिविलाइजेशन को जिंदा करना चाह रहा है, या उसी तर्ज की सिविलाइजेशन को जिसको मुसलिनी करना चाह रहा था, राइट? एक एरियन रेस, सुप्रीम लोग और सो ऑन सो फोर्थ। और वो, उसका नतीजा क्या निकलता है? कत्ल खून निकलता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? इज्जतें बर्बाद होती हैं, फैमिलीज तबाह होती हैं। और आज दुनिया में जो रिचर्ड स्पेंसर एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पड़ोस में, भारत में, मेरे मुल्क के पड़ोस में, अगर वहां पे वो लोग उस सिविलाइजेशन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वन हैज टू आस्क द क्वेश्चन कि उस सिविलाइजेशन को कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो फेल हो गई थी, और क्या आप वाकई ही उस सिविलाइजेशन को उसके प्योर फॉर्म में आप वापस लेके आना चाहेंगे, गिवन द फैक्ट कि जो स्क्रिप्चर में हमें नजर आता है वो अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल है, यानी कि वो ऐसा है कि आप, इंसान सोच नहीं सकता कि क्या ये इंसानों के साथ किया जा सकता है। ज्यादा दूर ना जाए, आज भी इंडिया में होता है, हमें पता है, रोज़ ही खबरें आई होती हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, इक्वालिटी की बात जो लिखी हुई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्शन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ें सारी हम शामिल कर दें कि जो दलित हैं, वो किसी के बर्तन को हाथ नहीं लगा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये चीज़ें शामिल कर दें कि जो उनकी लड़कियाँ हैं, या ये जो अब मंदिरों में जो होता है एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, और वो कोई 1,60,000 से ज़्यादा का फिगर जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, कि उनको वहाँ पे दे दिया जाता है। अब ये सारी बातें जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हट के हैं, इंडियन लॉ से हट के हैं। लेकिन इमेजिन करें एक इंडिया जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन क्लासिकल जो है वो सारी की सारी रिवाइव हो जाए। क्या आप उसे इम्पोज़ करेंगे? दलित पे इम्पोज़ करेंगे? आप उसे किसी शूद्र पे इम्पोज़ करेंगे? और ये जो कास्ट सिस्टम है, मैंने अभी उसकी बात नहीं की है, इसलिए कि दलितों को तो उस जगह पे रखा हुआ है ना कि कास्ट सिस्टम में उसको मानता ही नहीं है। वो तो बहुत से ऐसे सनातनी जो कहते हैं नहीं, ये तो कास्ट सिस्टम से भी बिलो है और उससे भी नीचे हैं ये। मतलब ये इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में आप वो लेके आएँगे वापस? तो फिर सीधा-सीधा कह दें कि जो आप लोगों को मानेगा, वही कामयाब होगा, जो नहीं मानेगा आइदर उसका बेड़ा गर्क करके रख देंगे वहाँ पे, या उसका कत्ल-ओ-खून करेंगे, निकाल देंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, माफ़ी चाहूँगा, बात मेरी काफ़ी लंबी हो गई है मुफ्ती साहब।